हम अपने जीवन में अपने आप को बदलने का फैसला लेते हैं तो हमारे पूरे अस्तित्व की सिर्फ ऊपरी परत उस फैसले को लेती है और अंदर की गहराई का सबसे बड़ा हिस्सा उस फैसले के खिलाफ खड़ा हो जाता है और कुछ भी नहीं बदल पाता। हम फैसला लेते हैं 5 मिनट चुपचाप शांति में बैठ जाने का, लेकिन 2 मिनट बैठ पाना मुश्किल हो जाता है। अंदर की गहराई से अनेकों विचार वासनाएं उठ खड़ी हो जाती है। व्यक्ति जीवन में कोई भी फैसला ले, अंदर की गहराई का ज्यादातर हिस्सा उस फैसले के खिलाफ विद्रोह कर देता है। ये कैसा संघर्ष चलता है हमारे अंदर। फिर कुछ लोग ये कहते हैं उनकी तो किस्मत ही खराब है। नहीं, लेकिन बात कुछ और है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा। रूट कॉज, आखिर ऐसा क्या कारण है जो हमारे अंदर गहराई का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे फैसलों को स्वीकार नहीं करता। मन कुछ और कहता है, हृदय कुछ और ही चाहता है। ये संघर्ष चलता ही रहता है। मन और हृदय के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए? 3 स्टेप्स रिदमिक ब्रीथिंग, ये प्रयोग मैं आपको करवाऊंगा क्योंकि ये हमारी श्वास से जुड़ा है। तो पूरी जानकारी के बिना इसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रयोग है ये 1 दिन का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का नहीं है। इस प्रयोग के जो बदलाव होंगे वो कम से कम उसमें 1 साल लगेगा। तो इसे आपको ध्यान से समझ लेना है। मैंने पिछली वीडियो में इंट्यूशन की बात की थी, जिसका सीधा सा अर्थ है बिना मन का सहारा लिए, लॉजिक्स लगाए, हिसाब किताब किए ज्ञान का प्राप्त हो जाना। और ये ज्ञान बाहर से नहीं, अंदर की गहराई की आवाज है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो कानों से सुना जा सके, आंखों से देखा जा सके, लेकिन ऐसा कुछ होने के लिए बड़े ही शांत मन की जरूरत है। जरा अपने अंदर झांक कर देखें। मन कुछ कहता है, हृदय कुछ और कहता है। मन हर मोड़ पे भटकता है। अब जब अंदर इतना संघर्ष चल रहा है तो ऐसे अंदर की गहराई से आवाज, इंट्यूशन का कैसे पता चल सकेगा? ये ऐसा कुछ घटित हो भी सकेगा क्योंकि तुम इस झगड़े में इतना फंसे हुए हो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब ये घटना घटित होकर चली गई। इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ कैसा संघर्ष हमारे अंदर चलता है। हम सब जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो व्यक्ति सुबह 4 बजे का अलार्म सेट कर देता है। मन बड़ा जल्दी इम्प्रेस हो जाता है कोई भी अच्छी बात सुनकर। हो सकता है कि वो व्यक्ति शादीशुदा भी हो। अलार्म बजने पर सुबह उसकी आंख खुलती है, साथ में लेटी हुई अपनी पत्नी को वो चूम लेता है। सिर्फ इतना कर देने से उस व्यक्ति के अंदर का एक ऐसा हिस्सा जागृत हो उठता है जिसके सामने फिर मन की नहीं चलती। और काम वासना मन द्वारा लिए गए सुबह जल्दी उठने के फैसले की धज्जियां उड़ा देती है। काम वासना में डूबा वो व्यक्ति सुबह के 5 बजा देता है और थोड़े से प्राप्त हुए आनंद में वो फैसला लेते हैं कि आज थोड़ा सा लेट उठ जाते हैं। हर रोज की तरह व्यक्ति 8 या 9 बजे उठता है और भी ज्यादा मन के तनाव के साथ। व्यक्ति के मन में विचार चलते हैं, आखिर क्यों हुआ ये मेरे साथ? क्यों परमेश्वर मेरी परीक्षा लेता है? पूरा दिन इन्हीं विचारों में बीत जाता है। अगर व्यक्ति थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल है तो वो खुद को टॉर्चर भी करता है, गलत तरीके अपनाता है या अंदर ही अंदर घुटता रहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है व्यक्ति दोबारा कोशिश नहीं करता, वो करता है फिर से कोशिश। वो फिर से ऊर्जा इकट्ठी करता है, जोश से भरता है, कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा। लेकिन दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। यह जीवन का कोई भी फैसला हो, उसमें उस फैसले पे खरा ना उतरने पर, 1 बार फेल होने पर, 2 बार फेल होने पर, 3 बार फेल होने पर, तो व्यक्ति पूरी तरह हार मान लेता है।
कि नहीं हो पाएगा। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। मैं यहाँ पे सिर्फ सुबह जल्दी उठने की बात नहीं कर रहा, कोई भी फैसला। लेकिन अगर उस व्यक्ति को बीमारी की जड़, रूट कॉज पता चल जाए कि कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, तो जीवन में से आज ही अंधेरा मिट सकता है। अपने ध्यान से सुना, अगर व्यक्ति ने सुबह जल्दी उठने का फैसला लिया था, लेकिन भावनाएं, वासनाओं ने उस फैसले को पूरा नहीं होने दिया, इससे एक बात तो पता चलती है, हर कोई अपने आप को बदलना तो चाहता है, लेकिन बदलाव हो नहीं पाता। लेकिन बदलाव घटित हो सकता है। जरा इस बात को गहराई से समझिए। व्यक्ति सुबह का अलार्म सेट करता है। बहुत दिन पहले से उसने एक फैसला लिया था कि वो अपने प्रेमी के साथ घूमने जाएगा। उसने सुबह 4 बजे का अलार्म सेट किया। दिन भर वो कल अपने प्रेमी के साथ होगा, इस विचार से ही उसका हृदय तृप्त हो जाता था, जैसे प्यासे को पानी तृप्त कर देता है। और अनजाने में उसने अपने मन की बात हृदय तक पहुंचा दी। अब उस फैसले को न केवल मन, हृदय भी चाहता है, और ताकत 2 गुना हो गई है। और अंदर की गहराई से ये जो फैसला है, इस बात को व्यक्ति के शरीर तक सुबह 4 बजने से पहले ही पहुंचा दी जाती है, और व्यक्ति अलार्म बजने से पहले ही उठ खड़ा हो जाता है, एकदम तरोताजा। तुम्हारे साथ कभी ना कभी ये हुआ होगा, याद कीजिए। लेकिन उस वक्त तुमने इग्नोर कर दिया होगा कि आखिर ये हुआ क्यों, लेकिन उसके पीछे का कारण ये था। तो देखा आपने, एक तरफ बुद्धि से लिए फैसले को भावनाएं और काम वासना पूरी तरह वश में कर लेती है और कुछ भी नहीं हो पाता। लेकिन दूसरी ओर जब अंदर की व्यवस्था एकजुट होकर काम करती है, तो कुछ सही अर्थ में बदल पाता है। अगर बुद्धि की ऊर्जा की क्षमता को 1000 माने, तो भावनाओं की जो क्षमता है वो 2000 के करीब होगी, यानी 2 गुना। तो भावनाओं के आगे मन की ज्यादा नहीं चलती। लेकिन जैसे ही ये दोनों एकजुट होकर काम करते हैं, तो कुछ सही अर्थ में बदल सकता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल कि ये कैसे हो पाएगा। एक बात यहाँ पे समझ लेनी जरूरी है, संकल्प शक्ति या फिर जोर जबरदस्ती से नहीं हो पाएगा। अगर बीमारी की जड़ को खोजना है, अगर खुद खोजने निकलोगे तो बड़ा समय लगेगा। लेकिन हमारा सौभाग्य है, हम भारत जैसे देश में रहते हैं, जहाँ पे इतने दिव्य लोग हुए हैं, उन्होंने पहले ही सब कुछ खोज रखा है। जिन दिव्य लोगों की धरोहर हमारे पास है, भारत के धर्म ग्रंथ और योग जैसा बड़ा विज्ञान, जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। योग में तो यहाँ तक कह दिया गया, कुछ खास किस्म का भोजन भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा भावुक, उसमें वासना पैदा करता है या बीमारियों की ग्रंथियां पैदा करता है। योग में खाने से लेकर सोने तक, काम वासना से लेकर ब्रह्मचर्या तक, हर चीज पे कहा है। लेकिन ज्यादातर लोग जोर जबरदस्ती वाले रास्ते अपनाते हैं, संकल्प ले लेते हैं कि मुझे बदलना है, और बीमारी की जड़ को छू तक नहीं पाते। तो उसके लिए हमें जो हमने संसार से गलत आदतें सीख ली हैं बचपन से लेकर अब तक, उन सब को बदलना पड़ेगा। उनमें से बहुत सी आदतें हम बदल चुके हैं, काम कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले जाना था कि मन को भटकने से कैसे रोकना है, क्योंकि मन पहले भटकना बंद करेगा तभी तो कुछ समझने के लायक होगा। फिर हमने नींद के ऊपर बात की थी। अब 2 बड़े बदलाव और हमें करने हैं, और वो है भोजन और श्वास के ऊपर। आज की वीडियो में एक बदलाव जो हम करेंगे, वो करेंगे श्वास के ऊपर, जिसे योगा में कंप्लीट योगा ब्रीथ बोला गया है, यानी 3 स्टेप्स रिदमिक ब्रीदिंग। इस प्रयोग के ना सिर्फ आपको अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में फायदा होगा,
अगर शरीर में बीमारियां हैं, मन चिंता से भरा रहता है, नेगेटिव इमोशंस होते हैं जैसे जेलसी, गुस्सा, दूसरों के प्रति नफरत, ये सब हृदय के नेगेटिव इमोशंस हैं। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसकी जो श्वास लेने की प्रक्रिया है वो एकदम प्राकृतिक होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है वो संसार से गलत आदतें सीख लेता है, जिसकी वजह से तनाव पैदा होता है, बीमारियां आती हैं। तो हमें उस रिदम को, जिस रिदम के साथ हम पैदा हुए थे, वापस से उस रिदम को हासिल करना है। एक बार वो रिदम वापस से आ गया तो बड़ी बड़ी बीमारियां तुम्हें छू तक नहीं पाएंगी। है तुमने कभी ध्यान दिया हो जब तुम्हें गुस्सा आता है या तुम चिंता में होते हो, श्वास कैसे चलती है उस वक्त? बहुत ज्यादा तेज श्वास चलती है, जिसकी वजह से मन शांत नहीं हो पाता, क्योंकि श्वास जो है व्यक्ति के जीवन के अंत में जुदा होती है। लेकिन जब तक व्यक्ति जीवित है, अगर तब तक श्वास का जो रिदम है अगर वो ठीक ना चले तो तनाव रहेगा ही। अगर कोई व्यक्ति इस प्रयोग को पूरे 1 साल तक ईमानदारी से हर रोज करता है तो पूरे 1 साल बाद जब वो सही रिदम हासिल कर लेता है तो उसका शरीर सर से पैर के नाखून तक बदल जाता है। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ना सिर्फ शरीर का, मन का, भावनाओं का, काम वासना का। तुम ऐसे स्वास्थ्य को उपलब्ध हो जाओगे, ऐसा स्वास्थ्य किसी औषधि से भी नहीं प्राप्त हो पाता। श्वास जन्म के समय मिलती है और मृत्यु के समय जुदा हो जाती है, लेकिन किसी भी अवस्था में, चाहे वो दुख की हो, तनाव की हो, चिंताओं की हो, या बीमारी की हो, या फिर शांति की हो, सारी अवस्थाओं में श्वास मौजूद होती है। लेकिन जिस भी व्यक्ति का जीवन बीमारियों से, तनाव से, दुख से, और जिसको योग की इतनी समझ नहीं है, उसके श्वास का जो रिदम है वो अप्राकृतिक हो चुका है, संसार से गलत रिदम सीख लिया है। अब ऐसा हुआ क्यों? जब तुम एक बच्चे पैदा हुए हो, फिर श्वास का रिदम कैसे बिगड़ा? जब एक बच्चा अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखता है या उसके मन में अजीबोगरीब डर बैठा दिए जाते हैं, और वो जब जीवन में बाहर निकलकर दुनिया को देखता है तो कई प्रकार का तनाव आता है। तुम खुद भी कोशिश करना, जब तुम्हें गुस्सा आए या तुम चिंता में हो, तनाव में हो, श्वास का जो रिदम है वो कैसे चलता है। ज्यादातर तनाव, चिंता और नफरत में श्वास कम गहरी होती है और तेज होती है। ये जो कम गहरी और तेज श्वास है, ये डिप्रेशन की अवस्था वाली श्वास का रिदम है। अब जब एक व्यक्ति की श्वास प्राकृतिक ढंग से नहीं चल रही तो ऐसा व्यक्ति ध्यान में गहरा कैसे उतर पाएगा? तुम जानते भी हो श्वास हमारे लिए क्या करती है। श्वास हमें जिंदा रखे हुए है। हृदय धड़कता है और रक्त बनता है और उस रक्त को फेफड़ों तक भेजा जाता है, और हर एक श्वास उस रक्त को शुद्ध करते जाती है, और वो शुद्ध किया गया रक्त फिर से हृदय तक और पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है, और बीमारी की कोशिकाएं मरती जाती हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और विज्ञान ने कहा, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की मौजूदगी में ना तो कोई वायरस, ना ही कोई जर्म, ना ही कोई इन्फेक्शन जिंदा रह सकता है। लेकिन व्यक्ति जो है उसके श्वास का रिदम सही नहीं है। तो योग में जिक्र किया गया श्वास को कैसे प्राकृतिक बनाया जा सकता है, जो प्रयोग में आज तुमसे करवाने लगा हूँ। जिस अभ्यास से एक ऐसा रिदम हमें मिल जाता है जो बहुत ही ध्यानमय रिदम है, और इस रिदम को ठीक करने के लिए कम से कम 1 साल लगेगा। और इस प्रयोग का मकसद ना सिर्फ अच्छा स्वास्थ्य देना है, अपने असल स्वभाव को, परम सत्य को जानने में मदद करेगा। जैसा कि नाम से ही 3 स्टेप्स रिदमिक ब्रीदिंग, इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप का अभ्यास
6 महीने तक करना है, तो ही दूसरा और तीसरा स्टेप किया जा सकता है। ये एक अनिवार्य शर्त है। इसलिए आज का टाइम डायरी में नोट कर लेना या मोबाइल के कैलेंडर में एक अलार्म सेट कर लेना 6 महीने बाद का, ताकि आपको पता चल जाए। क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रयोग है, स्वास्थ्य से जुड़ा है, तो इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेप करवाने लगा हूँ, जो 6 महीने तक आपको करना है, और बाकी के 2 स्टेप्स 6 महीने से पहले मैं तुम्हें करवा दूंगा। तो अभी मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ कि कैसे करना है। इसे ध्यान से समझ लो, फिर तुम कर लेना। इस प्रयोग को करने के लिए तुम्हें 2 मोटी किताबें चाहिए। तुम्हें बेड पे या फिर जमीन पे लेट जाना है। दोनों पैरों के बीच फासला रखना है। अभी मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ कि श्वास असल में कहाँ होनी चाहिए, तुम्हें कोई समझने में गलती ना हो। तो इसलिए अभी अपना हाथ नाभि के ऊपर रखो और सबसे छोटी उंगली की जो नोक है वो नाभि के ऊपर रखो, और बाकी की जो 3 उंगलियां हैं वो नाभि के ऊपर की ओर आ जाएंगी। हमारी जो श्वास है, जो उसका ऊपर या नीचे होना है, वो इसी हिस्से में होता है। अब तुम्हें बस ख्याल इतना सा रखना है, पहले स्टेप को करते हुए नाभि के नीचे का जो हिस्सा है वहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, और ना ही छाती में होनी चाहिए। चलिए अब प्रयोग करके देखते हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि तुम्हें ये पता चल गया है कि श्वास कहाँ पे होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई मोटी किताब नहीं है तो 2 किताबों को जोड़कर बना लेना, या कुछ कॉपीज को टेप के साथ जोड़ लेना ताकि वो थोड़ा सा भारी हो जाए। अब ठीक वैसे ही लेट जाना है, पैरों के थोड़ा सा फासला होगा, और किताब को नाभि के ऊपर रख लेना है। किताब रख लेने के बाद और अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर फोल्ड करके सर के नीचे तकिए की तरह रख लेना है। यहाँ पे 2 बातें ख्याल में रखनी है। मैं तुम्हें डीप ब्रीदिंग नहीं करवा रहा हूँ, तो श्वास को कंट्रोल नहीं करना है। ना तो जबरदस्ती गहरी श्वास लेनी है और ना ही श्वास को रोकना है या कंट्रोल करनी है। श्वास को प्राकृतिक रूप से चलने देना है। इस प्रयोग में तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि तुम किताब को ऊपर और नीचे होते हुए महसूस करो। इस प्रयोग में किताब को नाभि के ऊपर रखने का मकसद ही यही है कि तुम्हें एहसास हो जाए कि श्वास असल में होती कहाँ पे है। इस प्रयोग को हर रोज 10 मिनट तक करना है और हर 15 दिनों बाद 5 मिनट बढ़ा देने हैं, जब तक तुम आधे घंटे तक ना पहुंच जाओ। अब आधे घंटे तक पहुंचने के बाद तुम्हें कोई भी काम करते हुए, चलते हुए, बैठे हुए, किसी से बात करते हुए इसका अभ्यास करना है, बिना किताब के साथ। क्योंकि जब 6 महीने तक तुम्हें आधा घंटा हो जाएगा इस प्रयोग को करते हुए, तो तुम्हें किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे शरीर को पता होगा कि श्वास कहाँ पे होनी चाहिए, और तब जाकर दूसरे स्टेप को किया जा सकता है, और वो भी आगे 6 महीने तक चलेगा। फिर आखिरी स्टेप होगा, लेकिन इस पहले स्टेप से ही तुम्हें बहुत से बदलाव महसूस होंगे। तुम्हें पहले स्टेप में महारत हासिल करनी है ताकि तुम दूसरा स्टेप कर सको, फिर दूसरे स्टेप में महारत हासिल करनी है ताकि तीसरा कर सको, और फिर तुम्हें अभ्यास हो जाएगा, ये प्राकृतिक हो जाएगा। अगर कोई सवाल है